तो वो आने वाले टाइम में वो वर्थ नहीं होने वाला है। आज के टाइम पे कनाडा में ऐसी कोई खास एडवांटेज नहीं है, तो उनके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं होने वाली है, चाहे वो 10,000 जीआईसी है या फिर 20,000 जीआईसी है। लेकिन तो जब से कनेडियन गवर्नमेंट मतलब आईआरसीसी ने नए रूल्स निकाले हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, पर्टिकुलरली वो जीआईसी वाला, कि अब से आपको $10,000 की जगह $20,635 डिपॉजिट कराने होंगे किसी कनेडियन बैंक में, अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में पढ़ाई करना चाहते हो, मतलब मेनली 1 जनवरी 2024 के बाद। तो क्या अब जो जीआईसी इतनी ज्यादा हो चुकी है, मतलब 12 से 13 लाख रुपए आपको डिपॉजिट कराने होंगे, तो क्या अब कनाडा आना वर्थ है या नहीं है? मतलब 2024 में अगर आप कनाडा आओगे तो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में बहुत ही रॉ तरीके से उसके बारे में बात करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। बेसिकली यार देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि मैं कोई भी नहीं हूं ये बताने के लिए, किसी को बोलने के लिए कि भाई आपको कनाडा आना चाहिए, आपको कनाडा नहीं आना चाहिए। मेरी इतनी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन स्टिल मैं आप अपना ओपिनियन दे सकता हूं, मैं अपना पर्सपेक्टिव आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। फिर आपको वो डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है, आपको सोचने पर मजबूर करेगा, तो आप सोच सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। सबसे पहली जो उसमें चीज़ आती है कि आप फाइनेंशियली इंडिया में या फिर अपनी होम कंट्री में कितने स्ट्रांग हो। अगर 6 लाख के 12 लाख होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास इतना ज़्यादा पैसा है, तो डेफिनेटली क्या ही फर्क पड़ता है आप कनाडा आ जाओ। लेकिन उसका ऑपोजिट ये होता है, उसका मतलब काउंटर स्टेटमेंट ये होगी कि भाई अगर इंडिया में आपके पास इतना पैसा है, आपकी होम कंट्री में अंदर पैसा ही बहुत है कि 6 लाख ज़्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर कनाडा करने के आ रहे हो। ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये आता है कि आप लोन लेके आ रहे हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, 12 लाख रुपए का जीआईसी का और फिर 15 कुछ लाख रुपए आप अपनी फीस का लोन लेके आ रहे हो। उस केस में लोन, यार देखो एक्सपेंसेस आज के टाइम पे निकालना मुश्किल हो गया है कि भाई रेंट नहीं दिया जा रहा बच्चों से, पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही है, ग्रोसरी खरीदने में दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों को, तो लोन उतारना तो भाई पता नहीं कितना ही टाइम लग जाएगा। तो इस केस में आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब हेड स्ट्रांग होकर आना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड, बहुत ही ज़्यादा जो सीरियस बच्चे हैं उन्हीं को लोन लेके आना चाहिए आज के टाइम पे कि भाई मैं पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद $70,000 $80,000 में भी $1,00,000 तक की कमाई कर लूंगा। फिर यहाँ पे ये चीज़ भी आ जाती है कि भी जो लोग 12th के बाद डिप्लोमा लेके आते हैं उनको इतनी इनकम बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है पढ़ाई कंप्लीट होते ही, तो उस केस में हिसाब किताब मुश्किल हो जाएगा। तो वही बच्चे जो सीरियस हैं, जिनको पता है कि भाई मेरे अंदर इतने स्किल्स हैं, मैं इतनी नॉलेज गेन कर लूंगा, मेरे को इतना पता है कि पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद महीने के मैं $5,000 $6,000 या फिर कम से कम $4,000 कमा लूंगा कि मेरा 1,000 1,200 1,500 का खर्चा है, बाकी मैं अपने पेरेंट्स को भेज सकता हूं, तो सारा का सारा लोन मैं साल 1.5 साल 2 साल में उतार दूंगा। तो उस केस में वो लोग कंसीडर कर सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं कनाडा आने का। और एक और चीज आती है कि भाई अगर मैं आज की डेट में मेरे को कनाडा आना होता तो मैं किस तरीके से सोचता। तो बेसिकली मैं ये सोचता कि चल ठीक है, $20,000 जीआईसी दे के मैं कनाडा आ जाता हूँ। उसके बाद कनाडा आने के बाद मैं कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की कोशिश करूंगा। लेटस से वहाँ से मेरी 1,000 1,100 या फिर मैक्सिमम $1,200 की कमाई हो जाती है अगर मैं मिनिमम वेज पे काम करता हूँ। और जीआईसी जो $20,000 है वो मेरे को हर महीने वापस आएगी। अभी हमें नहीं पता वो कैसे वापस आएगी, मान लेते हैं कि वो $1,400 महीने के हमें वापस आ रहे हैं, तो महीने में मेरे बैंक अकाउंट में $2,400 आएंगे। अब स्टूडेंट टाइम पे आपको $2,400 की जरूरत नहीं पड़ती है, $1,000 के अंदर अंदर आपका खर्चा हो जाना चाहिए, मतलब $1,200 में आपका आराम से खर्चा हो जाएगा। $500 आपका शेयरिंग पे रूम हो गया, $200-250 की आपकी ग्रोसरी आ जाती है। मतलब अगर आप नॉर्मल खाना खाते हो, ज़्यादा पागल नहीं हो जाते, बाहर आप खाना नहीं खाओगे, ज़्यादा आप गाड़ी गुड़ी नहीं लेते हो, महंगे फ़ोन वगैरह नहीं लेते हो अगर आपको ज़रूरत नहीं है, तो उसके ऊपर जो पैसा है मतलब $1,200-1,500 जो है वो आप अपने इंडिया में भेज सकते हो। तो एक साल के अंदर आपकी जीआईसी वापस होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक $1 = 60 रुपीज़ पे यहाँ भेजे थे, लेकिन एक साल बाद वो 65 रुपीज़ हो जाए, तो ज़्यादा ही आप पैसे वापस भेजोगे। तो मैं इस तरीके से सोच के आता कि जितनी जल्दी हो सके जीआईसी कम से कम यूज़ करूंगा और बाकी जो अमाउंट होगा वो फटाफट से मैं इंडिया भेजता रहूंगा, ताकि मैं मैक्सिमम जीआईसी अपनी इंडिया भेज दूं। मैं वेट नहीं करूंगा कि पढ़ाई कंप्लीट हो जाए या ये हो जाए। तो फिर यहाँ पे भी वही चीज़ आती है, जो लोग, जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, उनको पता है कि अपनी लाइफ में क्या करना, उनकी विजन क्लियर है, कनाडा अपना करियर बनाने आ रहे हैं, ना कि किसी को देख के ऐश करने आ रहे हैं, तो उस केस में वो सोच सकते हैं। लेकिन स्टिल इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं कि जीआईसी वापस कैसे आती है, आपको पार्ट टाइम जॉब मिलती है नहीं मिलती है, घर कितने का मिलता है, ग्रोसरी कितने की होती है, वी डोंट नो एनीथिंग। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यार इंडिया में बैठे हुए हमें $10,000 एक बहुत ही बड़ा अमाउंट लगता है, क्योंकि वो कन्वर्ट होने के बाद 6-6.5 लाख रुपए हो जाता है, जो काफ़ी सारे लोगों की एक साल की कमाई होती है। लेकिन जो $10,000 कनाडा में आता है तो वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता। काफ़ी सारे लोग एक महीने में $10,000 कमा लेते हैं। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद अगर आप 70,000 एनुअल
सैलरी उठा सकते हो, $80,000 एनुअल सैलरी उठा सकते हो, तो उस केस में आप महीने के 4, $4.5 या फिर $3,500 कमाओगे। और पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद अपनी आप जो लाइफस्टाइल है वो स्टूडेंट वाला ही रखते हो, मतलब शेयरिंग में रह रहे हो, $500 महीना आप खर्च रहे हो साल, 1.5 साल, 2 साल तक, तो $1,500 अगर आपका महीने का खर्चा है तो उस केस में आप महीने के 3,000 भी सेव कर सकते हो, 2,000 भी सेव कर सकते हो, और 5 महीने में 10,000 आप अपने होम कंट्री में अपने पेरेंट्स को वापस कर सकते हो। तो इतना मुश्किल नहीं है। वही बात है, जो लोग लाइफस्टाइल अच्छा करना चाहते हैं, कनाडा में रहना चाहते हैं, सीरियस है सारी चीज़ों को लेके, तो उनके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं होने वाली है, चाहे वो 10,000 GIC है या फिर 20,000 GIC है। लेकिन जो लोग सिर्फ ऐश करने आना चाहते हैं, या फिर जो लोग सिर्फ मिनिमम वेज पे काम करना चाहते हैं कि मैं 22 घंटे काम कर लूँगा लेकिन मैं गड्डी यही चलानी है, या फिर मैं 18 घंटे काम कर लूँगा लेकिन मेरे को यही चीज़ खरीदनी है, उनके लिए फिर यार औखा होने वाला है 10,000 से 20,000 होना। क्योंकि अगर आप मिनिमम वेज पे काम करते हो और अपनी हेल्थ खराब करके ये सारी चीज़ें करते हो तो वो आने वाले टाइम में वो वर्थ नहीं होने। और साथ के साथ यार जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर है जिनका नाम मार्क मिलर, आई थिंक, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी थी, उन्होंने ये बताया था कि हम कंसिडर कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि सितंबर 2024 के बाद जो बच्चे अभी फिलहाल 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं ऑफ कैंपस अपनी पार्ट टाइम जॉब में, हम सोच रहे हैं कि उसको बढ़ा के परमानेंटली 30 आवर्स पर वीक कर दें। तो उस केस में बच्चों की कमाई हो जाएगी मिनिमम वेज के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली $1,600 के आसपास, टैक्सीज वगैरह काट के, जो कि मेरे हिसाब से आज के टाइम पे या फिर आगे आने वाले 6 महीनों में बहुत है। उससे आपका सारा खर्चा निकल जाएगा, रेंट भी निकल जाएगा, ग्रोसरी भी आ जाएगी, आपके थोड़े से शौक भी पूरे हो जाएंगे, फोन का बिल भी निकल जाएगा, सारे यूटिलिटीज वगैरह सब खर्चा निकल जाएगा, और फिर GIC आपकी सारी सेव हो पाएगी और वो सारा अपना भेज सकते हो। लेकिन अभी वो परमानेंट नहीं है, तो उसको सोच के मत आ जाना कनाडा की भी सितंबर 2024 के बाद तो ये हो जाएगा, 30 घंटे मिल जाएंगे, मैं GIC सेव कर लूंगा और अपने पेरेंट्स को भेज दूंगा। जब तक वो परमानेंट नहीं होता तो हम उसको मतलब कॉन्क्रीट रूल नहीं ले सकते। तो बेसिकली यार मैं शॉर्ट में आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि अगर आप इंडिया में सोखे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया हिसाब किताब चल रहा है, आपकी जॉब जो फ्यूचर में लग जाएगी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद, और आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, आपको कोई लोन के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, तो मेरे हिसाब से कनाडा आना वर्थ नहीं होगा। लेकिन स्टिल अगर आप फॉरेन कंट्री में रहना चाहते हो, आप अपनी फ्यूचर लाइफ इंडिया में या फिर अपनी होम कंट्री में नहीं देखते हो, तो कनाडा के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज है, जर्मनी है, US है, ऑस्ट्रेलिया है, UK है, न्यूजीलैंड है, तो काफी सारी कंट्रीज है। कनाडा में बस एक मेन चीज एडवांटेज यही होता है कि यार यहाँ पे इमिग्रेशन थोड़ा सा इजी है, अब तो वो भी मुश्किल हो चुका है। उसके अलावा मेरे हिसाब से आज के टाइम पे कनाडा में ऐसी कोई खास एडवांटेज नहीं है कि आप वो सारी कंट्रीज छोड़ के कनाडा आ रहे हो। और यार ये सारी चीजें सुन के काफी सारे लोग ट्रिगर हो जाएंगे और वो बोलेंगे कि भाई खुद तो कनाडा पहुंच गया, वहां पे बढ़िया जिंदगी जी रहा है, ये नहीं चाहता कि हम कनाडा आ जाएं क्योंकि इसका कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो मैं ऑनेस्टली आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि यार मेरे से आपका कोई कंपटीशन नहीं है। जो बंदा 2025 में एज अ स्टूडेंट कनाडा आ रहा है वो भी अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहा है। मैं वो सारे फेज देख चुका हूं, वर्क परमिट हो गया, PR हो गई, जॉब लगी, सब कुछ हो गया, लाइफ में सेटल हो गए, शादी शुदी होगी। अब मेरा क्या कंपटीशन होगा आपसे? ठीक है, आपका कंपटीशन होगा उन लोगों के से जो आपके साथ आएंगे या फिर आपसे 1 साल पहले आए होंगे या फिर आपके 1 साल बाद आएंगे। तो मैं आप लोगों को ये चीजें ऐसे बता रहा हूं जैसे मान लो कि मेरा कोई चाचे का लड़का, मामे का लड़का या फिर स्कूल कॉलेज का कोई जिगरी दोस्त मेरे से पूछता है कि भाई मेरा सितंबर 2024 इनटेक का ऑफर लेटर आ रखा है इस फलाना फलाना कॉलेज से, तो मेरे को पता मेरे को कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो मैं उसको यही 8-10 मिनट का भाषण दूंगा। तो ये चीज़ है। बाकी मेरे को 5 साल हो चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं कनाडा में रहते हुए, तो बहुत सारी गलतियां की थी मैंने, और अगर आप वो गलतियां रिपीट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो मैं गलतियां ना करता तो मैं लाइफ में थोड़ा सा आगे होता, तो वो जानना चाहते हो कौन सी गलतियां की थी, तो ये दोनों वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग, क्योंकि भाई अब कनाडा में अगर आप बढ़िया लाइफ जीना चाहते हो तो हसलिंग करना बहुत जरूरी है।